गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्यादि शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ज्वाइन करिए फास्ट। एमपी अकोमोडेशन रेंट कंट्रोल, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की आज तीसरी क्लास है। ठीक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। शुरुआत करते हैं। डेफिनेट क्लॉज कंप्लीट हो गया। सेक्शन 9 तक कल हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे वीडियो मिल जाएगा, पुराने वीडियो देखिए। और आज सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे सेक्शन 10 धारा 10। धारा 10 क्या कहती है? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी मानक भाड़ा आदि नियत करेगा। ठीक है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी क्या कर सकता है? मानक भाड़ा स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। कौन करेगा? स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कौन करेगा? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 है इसका। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी ऐसे, अब कैसे करेगा? कोई फिक्स करवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है? फिक्स करवाना चाहता है भाड़ा, किसी स्थान का भाड़ा फिक्स करवाना चाहते हो आप कि मानक भाड़ा नियत हो जाए, तो आप कैसे करवाएंगे? ठीक है, मानक भाड़ा नियत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आरसीए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन, किसी ऐसे आवेदन पर जो या तो भूस्वामी द्वारा या आवेदारी द्वारा, ये जो आवेदन दिया जाएगा, जो एप्लीकेशन दी जाएगी, ये कौन देगा? ये आवेदन, ये एप्लीकेशन या तो भूस्वामी दे सकता है या आवेदारी दे सकता है। इस निमित्त उसे विहित कृति में किया गया और किसी स्थान के संबंध में जब उसे आवेदन मिला भूस्वामी से, ठीक है, या आवेदारी से, किराएदार या मकान मालिक किसी से भी, तो क्या करेगा? किसी स्थान के संबंध में एकोमोडेशन जो किराए पर उठाया गया है, मानक भाड़ा धारा 7 के उपबंधों के अनुसार नियत करेगा, या धारा 8 में अगर कोई विधिपूर्ण वृद्धि हुई है तो के अनुसार नियत करेगा। ठीक है, तो सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? जब भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को एप्लीकेशन मिली, आरसीए जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। गुड मॉर्निंग अवधेश, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई भाड़ा आरसीए जो है, इसको शॉर्ट में आप आरसीए नोट कर लो, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इस अधिकारी को आरसीए बोला जाता है। आरसीए, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आरसीए। ठीक है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आरसीए एक अधिकारी होता है। ठीक है, उसको ये पावर दी गई है भाड़ा नियंत्रक डिसाइड करने की। ठीक है, किस प्रावधानों के अनुसार करता है? तो धारा 7 और धारा 8 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। क्योंकि प्रक्रिया भाड़ा नियंत्रक जो मानक भाड़ा है वो डिसाइड किन किन रूल्स को ध्यान में रखते हुए करना है, कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखते हुए भाड़ा आपको डिसाइड करना है, मानक भाड़ा आपको स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना है, उसके लिए प्रावधान हमने धारा 7 और 8 में पढ़ लिए हैं। सेक्शन 7 और 8 में वो तरीके बताए गए हैं जिन इन तरीकों से आप जो है डिसाइड कर दोगे। करेगा कौन? ये सेक्शन 10 बता रहा है। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी आरसीए करेगा। कैसे करेगा? धारा 7 और 8 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए करेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन गए, पहली लाइन से ही 2-3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, भाड़ा नियंत्रक मानक भाड़ा निर्धारित करने की प्रक्रिया कहां दी गई है? धारा 10 में। ठीक है, कौन करेगा डिसाइड? कौन करता है नियत? फिक्स कौन करता है? आरसीए, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। किसके आवेदन पर? कौन दे सकता है आवेदन? ये डिसाइड करने के लिए आवेदन कौन दे सकता है? ये आवेदन दे सकता है या तो भूस्वामी दे सकता है या आवेदारी दे सकता है। भूस्वामी या आवेदारी कोई भी आवेदन इसके लिए दे सकता है। सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे। किसी स्थान का मानक भाड़ा या उसकी विधिपूर्ण वृद्धि नियत करने में, मानक भाड़ा या विधि, मानक भाड़ा 7 धारा 7, विधिपूर्ण वृद्धि धारा 8, नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कोई ऐसी रकम नियत करेगा जो उसे धारा 7 या 8 के उपबंधों तथा उस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त प्रतीत हो। ठीक है, क्या करेगा? एक रकम, ऐसी रकम, एक अमाउंट फिक्स कर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एंड 8। धारा 7 और 8 को ध्यान में रखते हुए क्या कर देगा? वो एक अमाउंट फिक्स कर देगा जो उसे ठीक लगती है, युक्तियुक्त लगती है, रीजनेबल लगती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एंड 8। क्लियर? सर प्लीज शॉर्ट नोट भी
करवा दीजिए। हाँ, शॉर्ट नोट का ये है ना, देखो शॉर्ट नोट का कैसे, शॉर्ट नोट आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। मैंने आपको जैसे शॉर्ट में बताया, जैसे सेक्शन 10 जो पढ़ रहे हैं, सेक्शन 10 से क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे कैसे बन सकते हैं मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ। सब सेक्शन 1 से क्वेश्चन बनेगा। पहली चीज तो हेडिंग से बनेगा कि भाई भाड़ा नियत करने की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम में, तो धारा 10 में दी गई है। अधिकारी कौन है, कौन कर सकता है, आरसीए कर सकता है। आवेदन कौन देगा, भूस्वामी या लैंडलॉर्ड, दोनों ही दे सकता है। तो इसी चीज को आप एक एक लाइन में लिख लो। शॉर्ट नोट यही तो है भाई, एक एक लाइन में आप इसको अपने हिसाब से नोट करते चलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भाड़ा नियत करेगा, तो धारा 7 और 8 को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 है, किसी ऐसे स्थान का जिसका कि कोई भाग विधि पूर्वक उप भाड़े पर दे दिया गया हो। मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उप भाड़े पर दिए गए भाग का मानक भाड़ा भी नियत कर सकेगा। भाई उप भाड़े पर, सब टेनेंट, उप किराएदारी पे अगर कोई स्थान दे दिया गया है तो वो भी, उसका भी मानक भाड़ा अलग से डिसाइड कर सकता है आरसीए, उसका भी मानक भाड़ा नियत कर सकेगा। क्लियर, उसका भी मानक भाड़ा नियत कर सकता है। सर बेसिक से होगी तो जी राजकुमार जी, बिल्कुल बेसिक से होगी और बेसिक से ही चल रही है। आप मेरा पहला वीडियो उठा के और कल तक जो वीडियो हुए हैं, आप वीडियो देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी तो, ठीक है। लंबे ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे यूट्यूब पे, है ना, कुछ दिन के लिए है, क्योंकि फिर आपको ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऐप से आपको वो कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर फिर आपको सारी क्लास लाइव मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारा जो नवलखा जो ब्रांच है इंदौर में, वहाँ पे चल रही है सुबह 9 बजे से ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन से पहले से चल रही है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो कहता है भाई उप भाड़े पर दिया गया उसको भी, उसका भी मानक भाड़ा स्टैंडर्ड नियत कर सकेगा। जहां किसी कारण से किसी स्थान का मानक भाड़ा उन सिद्धांतों पर जो कि धारा 7 के अधीन उपवर्णित हैं अवधारित करना संभव ना हो, वहां भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसा भाड़ा नियत करेगा जो उस स्थान की स्थिति, ये देखो, अब धारा 7 और 8 का उपयोग करके, धारा 7 का उपयोग करके मानक भाड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ इशू आ रहा है, कोई भी ऐसी इशू आ रहा है कि भाई वो प्रोविजन एप्लीकेबल वहां पर नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या करेगा, ठीक है। तो जहां के स्थान का भाड़ा उन सिद्धांतों पर जो कि 7 में दिए गए हैं उपधारित अवधारित करना संभव ना हो, तो वहां पे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी क्या करेगा, ऐसा भाड़ा नियत करेगा जो उस स्थान की स्थिति, स्थानिकता मतलब लोकेलिटी अथवा अवस्था एवं उसमें दी गई सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, और जहां उस स्थानिकता में वैसे ही या लगभग वैसे ही स्थान हो, वहां ऐसे स्थानों के संबंध में देय मानक भाड़े को भी ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त हो, ठीक है। अगर धारा 7 के उपबंधों के अनुसार मानक भाड़ा वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसको डिफिकल्टी हो रही है, संभव नहीं है उन सिद्धांतों में, तो क्या करेगा, उस स्थान की स्थिति, स्थानिकता, लोकेलिटी कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, मकान की अवस्था कैसी है, और उसमें क्या सुख सुविधाएं दी गई हैं, और उसी स्थान में, उस एरिया में अगर लगभग वैसे ही स्थान किराए पे उठाए गए हैं तो उनका किराया क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो मानक भाड़ा नियत कर देगा। किस कंडीशन में, सबसे पहली चीज तो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 और 8 करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 8 अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उस स्थान की स्थिति, स्थानिकता और अवस्था देखेगा, उसमें सुख सुविधाएं जो दी गई हैं उनको ध्यान में रखेगा, ठीक है। और उस स्थान में लगभग वैसे ही अगर स्थान अगर किराए पे दिए गए तो उनका किराया क्या है उस एरिया में, उसको ध्यान में रखते हुए। मानवी गुड मॉर्निंग, क्लियर, सेक्शन 10 यहां तक क्लियर, अभी पूरा नहीं हुआ है, सेक्शन 10 अभी और भी है, यहां तक क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, लिखिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लूं मैं, विजिबल है ना, जितना कहेंगे उतना जूम कर लेंगे इसको, बस अभी इतना ठीक है, ठीक है। देखिए तो सबसेक्शन 4 तक हमने पढ़ लिया, अब सबसेक्शन 5 पे आ जाओ। सबसेक्शन 5 क्या कहता है,
उपधारा 5 मानक भाड़ा 12 मास की अभिधृति के लिए नियत। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, महादेव जी आप जो बात कह रहे हैं ना, नोट ऐसी नोट्स बनते हैं, नोट कर दिए क्वेश्चन। जहां जहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता चलेगा मैं आपको बताता चलूंगा। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक यहां से भी बनता है कि मानक भाड़ा 12 मास की अभिधृति के लिए नियत किया जाएगा। जो स्टैंडर्ड रेंट होगा 1 महीने के लिए नहीं होगा, वो तो 12 महीने का फिक्स कर देगा कि 12 महीने का इतना है, फिर आप मंथली उसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हो। परंतु जहां अभिधृति मासानुमासी हो लेकिन किराएदारी मंथली है, तो अगर ईयरली है तो कोई इशू ही नहीं है, वर्षानुवर्षी तो फिक्स कर दिया उसने। लेकिन अगर किराएदारी टेनेंसी मासानुमासी हो या 1 मास से कम की हो, वहां ऐसी अभिधृति के लिए मानक भाड़े का वार्षिक मानक भाड़े के साथ, मानक भाड़े का वार्षिक मानक भाड़े के साथ वही अनुपात होगा जो कि अभिधृति की कालावधि का 12 मास के साथ है। मतलब फिर इसमें आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए अगर ये जो है आपका 12,000 मान लेते हैं, 12 के 1 साल के लिए अगर 12,000 अगर किराया फिक्स किया है तो 1 महीने का कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो ऐसे कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। ठीक है, आरसीए क्या करेगा? आरसीए तो आपको 12 महीने का फिक्स करके दे देगा। क्लियर? बहुत इजी है, बहुत इजी है। उपधारा 6 पे आ जाते हैं। इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उसका मानक भाड़ा असुसज्जित अवस्था में नियत करेगा। असुसज्जित समझ रहे हो? मतलब नॉन फर्निश्ड। ठीक है, असुसज्जित। इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उसका मानक भाड़ा असुसज्जित अवस्था में नियत करेगा और कोई ऐसा अतिरिक्त प्रभार भी अवधारित करेगा, एडिशनल चार्जेस भी डिसाइड कर देगा, जो कि भूस्वामी द्वारा प्रदाय किए गए किसी फर्नीचर के लिए देय हो। और भूस्वामी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसा अतिरिक्त प्रभार अभिधारी से वसूल कर ले। भाई मानक भाड़ा तो वो डिसाइड करेगा खाली स्थान का, मतलब असुसज्जित, कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं, मतलब अनफर्निश्ड। लेकिन अगर उसमें फर्नीचर भी अगर प्रोवाइड किया गया है तो उसका भी किराया अलग से फिक्स कर सकता है और जितना वो फिक्स किया है वो मकान मालिक किराएदार से वसूल कर सकता है। क्लियर? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी बहुत बड़ा सेक्शन आने वाला है, सेक्शन 12, मतलब जान, पूरे एक्ट की जान। और सबसे ज्यादा जो आपको कोर्ट में जज बनने के बाद में उपयोग होना है वो धारा 12 है इसकी। चलो सब सेक्शन 7 पे आ जाइए। इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिस तारीख से वह मानक भाड़ा जो इस प्रकार नियत किया गया प्रभावशील हुआ समझा जाएगा। इफेक्टिव कब से होगा? कब से लागू होगा? जो नया भाड़ा जो तैयार किया है, जो फिक्स किया है, कब से होगा? वो डेट भी कौन फिक्स कर देगा? आरसीए, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हिंदी में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। परंतु किसी भी दशा में वह तारीख जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई हो मानक भाड़ा नियत करने के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व की नहीं होगी। क्या कहता है कि जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने के लिए एप्लीकेशन दी गई उसके 30 दिन पहले की नहीं हो सकती, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि 30 दिन के बाद भी बढ़ा हुआ भाड़ा लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। तो 30 डेज। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक यहां से बन गया 30 दिन, है ना। प्रीलिम्स में जनरली क्वेश्चन 2 ही टाइप से बनते हैं, है ना, और टाइप से भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली इससे बनते हैं। एक, अगर अथॉरिटी कोई है तो अथॉरिटी का नाम पूछ लेते हैं, टाइम पीरियड है तो टाइम पूछ लेते हैं। तो 30 डेज इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेक्शन 10 की अगर प्रक्रिया आपसे पूछ ली जाती है ना, मेंस में भी अगर पूछ ली जाती है, बताइए कि भाई भाड़ा मानक भाड़ा निर्धारित करने की प्रक्रिया कहाँ है, तो सेक्शन 10 में आपको पूरी प्रोसीजर लिखनी है कि भाई सेक्शन 10 में आरसीए को अथॉरिटी है। सबसे पहले आप आवेदन दिया जाएगा, धारा 7-8 के उपबंधों के अनुसार फिक्स करेगा। 7-8 और के उपबंधों के अनुसार फिक्स करना संभव नहीं है तो वो क्या करेगा? वो इस स्थान की स्थिति, स्थानिकता, अवस्था, लोकेलिटी और वैसे ही लगभग वैसे ही जो स्थान भाड़े पे दिए गए उनकी किराए को देखेगा और हिसाब से फिक्स करेगा। उप किराएदार के लिए भी भाई क्या फिक्स कर सकता है? उप किराएदार के लिए भी भाड़ा फिक्स कर सकता है। कितने टाइम के लिए फिक्स करेगा? 12 महीने के लिए फिक्स करेगा। अगर 12 महीने से कम की किराएदारी है तो फिर आनुपातिक रूप से आप उसका किराया महीने का निकाल लोगे, ठीक है। ये सब प्रक्रिया है। और लागू कब से होगा? 30 दिन, कम से कम 30 दिन
के बाद की डेट होगी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 धारा 11। धारा 11 क्या कहती है? सेक्शन 11, ठीक है। धारा 11 है आपका अंतरिम बाड़ा नियत किया जाना। ठीक है, अंतरिम बाड़ा, इंटरिम रेंट, अंतरिम बाड़ा। अब अंतरिम बाड़ा क्या होता है, इंटरिम रेंट क्या होता है? इंटरिम रेंट वो रेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि भाई आपने धारा 10 में आवेदन दिया कि स्टैंडर्ड रेंट हमारे इस मकान का, इस दुकान का फिक्स कर दिया जाए आरसीए को। ठीक है सर, साफ नहीं दिख रहा है सर, साफ नहीं ऐसा क्या? और जूम करूं? बताना, अगर क्लियर दिखे तो बताना मानवी। इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो पिक्सल फट जाएंगे। हाँ अब बताना मानवी, अभी क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बताओ, बाकी लोग बताएं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बताइएगा। प्लीज बताइएगा कमेंट करके, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो मैं आगे बढ़ूं। मानवी जी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हो सर जी, समझ में आ रहा है, थैंक यू महादेव जी। हाँ अभी दिख रहा है ना? एलएलबी अनिवार्य, बिल्कुल एलएलबी अनिवार्य है। आप जज बनना चाहते हैं तो आपको एलएलबी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है चलो, अभी क्लियर है, विजिबल है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सही है, थैंक यू। ओके मानवी, अब देखो तो जो भी इशू रहता है मैसेज कर दिया करो, कोई इशू नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है चलो, सेक्शन 11 कहता है अंतरिम बाड़ा। मैं क्या कह रहा था कि अंतरिम बाड़ा क्या होता है? तो अंतरिम बाड़ा वो बाड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने धारा 10 में आवेदन दिया कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया जाए हमारे मकान का, हमारी दुकान का। तो वो एक प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया फॉलो करेगा। वो क्या करेगा? पूरी प्रोसीजर आरसीए फॉलो करेगा, तब वो डिसाइड करेगा। तो तब तक के लिए कितना रेंट दें हम, तब तक के लिए मकान मालिक को, किराएदार कितना किराया दे। तो वो कहते हैं भाई तब तक के लिए आप हमारा इंटरिम रेंट बता दो, फाइनल आप बाद में बता देना। तो ये इंटरिम रेंट की बात करता है। तो यदि यदि मानक भाड़ा नियत करने या ऐसे भाड़े की विधिपूर्ण वृद्धि अवधारित करने के लिए धारा 10 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, काय के लिए? धारा 10 में हमने आवेदन किया था कि भाई हमारा स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दो, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस आवेदन पर अंतिम विनिश्चय होने तक, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, अंतिम विनिश्चय होने तक यथासंभव शीघ्रता के साथ एक अंतिम आदेश जारी करेगा, जिसमें कि अंतरिम भाड़े वह विधिपूर्ण वृद्धि की वह रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी जो कि अविधारी द्वारा भूस्वामी को संदत्त की जाएगी, तथा वह तारीख नियत करेगा जिस तारीख से कि ऐसा अंतरिम बाड़ा या विधिपूर्ण वृद्धि जो इस प्रकार विनिष्ट किया गया हो प्रभावशील हुई समझी जाएगी। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। सेक्शन 11 तो बहुत इजी है। सेक्शन 11 तो क्या कह रहा है कि भाई जब तक के लिए धारा 10 वाला भाड़ा डिसाइड नहीं, तब तक के लिए एक इंटरिम रेंट, अंतरिम भाड़ा डिसाइड कर देंगे, और उस हिसाब से तब तक वो पे, और कब से वो लागू होगा ये भी डेट डिसाइड कर देगा आरसीए। क्लियर? ठीक है, बहुत इजी है। अब चैप्टर आपका 3 स्टार्ट हो रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन धारा 12 और 13, धारा 12 और 13 है इसका। ठीक है तो धारा 12 के सॉरी चैप्टर 3 है आवेदारियों की बेदखली का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ लेटिंग। ठीक है, आवेदारियों की बेदखली का नियंत्रण। तो 11A कहता है, 11A क्या कहता है? धारा 11A कहती है कतिपय उपबंधों का भूस्वामियों के कतिपय प्रवर्गों को लागू ना होना।
इस अध्याय के उपबंध जहां तक कि वे अध्याय 3A में विशेष रूप से उपबंधित विषयों से संबंधित हैं, धारा 23 यहां में परिभाषित भूस्वामी को लागू नहीं होंगे। ठीक है जी। हेलो हेलो शिवानी जी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भाई चैप्टर 3 में जो प्रावधान हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रावधान कहां पर लागू नहीं होंगे, वो अध्याय 3A में कुछ भूस्वामी परिभाषित किए गए हैं, स्पेशल कैटेगरी के लैंडलॉर्ड हैं। क्या हैं? विशेष वर्ग के भूस्वामी, विशेष वर्ग के भूस्वामी हैं, उन पर ये अध्याय लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि उनके लिए अध्याय 3A में एक विशेष अध्याय, स्पेशल चैप्टर हमने उनके लिए बनाया गया है। किन के लिए? विशेष वर्ग के भूस्वामियों के लिए। और विशेष वर्ग के भूस्वामी हैं कौन से? जो कि उसी अध्याय की धारा 23 या 23J में परिभाषित किए गए हैं। कौन से भूस्वामी हैं? जो धारा 23J में परिभाषित किए गए हैं वो माने जाएंगे। ठीक है, तो उन पे ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो वाले भूस्वामी अपने मकान को खाली करवाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक विशेष प्रक्रिया उस अध्याय में दी गई है। उनके लिए सरल और छोटी प्रक्रिया दी गई है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। उसमें स्पेशल कैटेगरी में आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, विकलांग व्यक्ति है ना, वो सब चीज आते हैं, है ना। और या फिर कोई कर्मचारी है, सरकार का कर्मचारी है, वो सब, या बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था हमने वहां पे कर रखी है। क्लियर? तो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सेक्शन 12 जो है सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, चाहे प्री के लिहाज से देखो, मेंस के लिहाज से देखो, या इंटरव्यू के लिहाज से देखो, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 12 है। सर क्या कह रहे हैं आप? सर यूट्यूब पर कब तक क्लासेस चलेगी? सर कंटिन्यू चलेगी ना? नहीं, कंटिन्यू नहीं रहेगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लास नहीं रहेगी। यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लास अभी सिर्फ कुछ दिन के लिए है। उसके बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से एक बैच सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई यूट्यूब पे क्लास इसलिए है कि आपको मैं ये बता पाऊं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। यूट्यूब पे क्लास का पर्पज ये है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाए, है ना। इसीलिए आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन पर रहती है, सत्यादि शर्मा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा सिविल जज का, है ना, पहले ही मिल जाएगा आपको, फ्रंट पे ही दिख जाएगा। माई कोर्सेज में जाओगे तो वहां पे आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास को। और अगर आप ऑफलाइन अगर लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन जो इंदौर में नवलखा पे जो हमारा ब्रांच है, वहां पे हेड ऑफिस है, वहां पे ऑनलाइन क्लास हमारी ऑलरेडी लास्ट 16 से, है ना, पिछले महीने की 16 तारीख से क्लास कंटिन्यू चल रही है ऑफलाइन। ठीक है, तो दोनों में से जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यूट्यूब पे अभी है, जब तक है तब तक आप पढ़िए, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं है। आपको ऑनलाइन फाइनली वो एप्लीकेशन तो परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है, उस पर कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो मैं धारा 12 पे आ जाता हूं वापस, अविदारियों की बेदखली पर निर्बंधन। तो सबसे पहले आपको हेडिंग पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? आप में से कोई मुझे बताएगा? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई सेक्शन 12 की हेडिंग पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अविदारियों की बेदखली पर निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। किसके? किराएदारों की बेदखली पे। तो आपको क्या समझ आया कि प्रोविजन बेसिकली किराएदारों के फायदे के लिए है, ऐसे ही नहीं निकाल दोगे आप। अगर आप किराएदार को खाली करवाना चाहते हो तो आपको कुछ ग्राउंड्स, कुछ आधार न्यायालय में, कोर्ट में साबित करने पड़ेंगे, प्रूव करने पड़ेंगे, और वो ग्राउंड, वो आधार आपको धारा 12 में 16 ग्राउंड दिए गए हैं। कोई भी मकान मालिक अपने मकान को खाली करवाना चाहता है या अपनी दुकान को खाली करवाना चाहता है तो धारा 12 में जो 16 ग्राउंड दिए गए हैं उनमें से कम कोई एक ग्राउंड उसे प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो मकान खाली करवा सकता है, अदरवाइज नहीं करवा सकता। इज इट क्लियर? आई होप इट मस्ट बी। चलो, अविदारियों की बेदखली पर निर्बंधन किसी अन्य विधि या अब यहां से पढ़ेंगे,
किसी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कि भाई चाहे कोई प्रतिकूल लॉ है, चाहे कोई प्रतिकूल संविदा है, होते हुए भी किसी अबेदारी के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिए सिविल न्यायालय में, सबसे पहली चीज सेक्शन 12 में जो राइट है किसको है, सिविल कोर्ट को है, सिविल न्यायालय में कोई वाद निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर फाइल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है कि अगर आप किसी किराएदार को खाली करवाना चाहते हैं, मकान उससे खाली करवाना चाहते हैं, दुकान खाली करवाना चाहते हैं, तो आपको ना सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल करना पड़ेगा, सिविल न्यायालय जो हमारे होते हैं वहां पे एक सूट फाइल करना पड़ेगा। और कहता है ये जो आधार दिए गए हैं, इसके ABCD करके ऐसे जो आधार दिए हैं, 16 आधार है हमारे पास, 16 ग्राउंड्स हैं। तो कहता है इन 16 आधारों पर ही आप किराए मकान को या दुकान को खाली करवा सकते हैं, अन्य किसी आधार पर नहीं करवा सकते। यहां तक तो क्लियर होगा, ठीक है? नहीं है तो बता सकते हैं। अब रेडी हो जाइए, एक एक ग्राउंड हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसको अगर कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 12 सबसे इंपॉर्टेंट है MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की, ठीक है? पढ़िएगा, जुड़े रहिए। धारा 12। अब एक चीज और, ये ग्राउंड कैसे, अगर आपसे पूछे ग्राउंड कौन सा ग्राउंड है, तो धारा 12 की उपधारा 1 का A B, ऐसे धारा 12 1 A, धारा 12 1 B, धारा 12 1 C, ऐसे याद रखना है, ठीक है? तो 12(1)A का पहला ग्राउंड है यह कि अबेदारी ने उससे वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा कैसा है, किराया कैसा, विच इज लीगली रिकवरेबल, द रेंट विच इज लीगली रिकवरेबल, मतलब जो कि वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के संपूर्ण बकाया का उस तारीख के जिसको के भाड़े के बकाये के लिए मांग की सूचना भूस्वामी द्वारा उस पर विहित रीति में तामील की गई हो। 2 महीने हाईलाइट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है प्री में। तामील की गई है 2 मास के भीतर, ना तो संदाय किया है और ना ही निविदत्त किया है, ना तो पेमेंट किया है ना ही टेंडर किया है, ठीक है? ना तो दिया है ना देने की कोशिश करी है। सरल शब्दों में अगर कहूं तो टेंडर जानते हो, टेंडर निकलते हैं, टेंडर मतलब ऑफर किया कि भाई जो है, लेकिन सामने वाला नहीं लिया, डजंट मैटर, आपने दिया ना, आपने देने की कोशिश करी ना। तो पहला ग्राउंड किराएदार को निकालने का यह है कि अगर किराएदार ने उससे जो वैध रूप से वसूल योग्य भाड़ा है, लीगली रिकवरेबल जो भाड़ा है, वो उसके लिए मकान मालिक ने उसको डिमांड नोटिस दिया, मांग की सूचना मतलब डिमांड नोटिस दिया कि भाई आपके ऊपर इतना इतना किराया बकाया है, उसका आप भुगतान, उसका पेमेंट कर दें। वो ऐसा नोटिस मिलने के 2 महीने के भीतर, 2 महीने के अंदर भी यदि आपने उस किराए का संदाय या उसका टेंडर है ना निविदत्त नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आप जो मकान मालिक है उसको ये राइट मिल जाता है कि 12(1)A के ग्राउंड पे आपसे मकान खाली करवा सकता है। क्लियर? पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ूं। अब अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि ये वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा क्या होता है, लीगली रिकवरेबल रेंट क्या होता है। तो देखो, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है हमारे पास, एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 1963 का लिमिटेशन एक्ट है। वहां पे आपको ऑलमोस्ट सभी लॉ के बारे में लिमिटेशन दी गई है कि किस लॉ में कौन सा काम कितने समय में करना है, ठीक है? तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर किराया आपको ड्यू हो गया है तो किराया आपको 3 साल के अंदर ड्यू होने के विदिन 3 ईयर, किराया ड्यू होने के 3 साल के अंदर आपको वो किराया वसूल कर लेना चाहिए। अगर उस 3 साल में अगर आप उसे वसूल नहीं करते हो तो फिर उस 3 साल के बाद आप जो है अकॉर्डिंग टू लॉ उसको वसूल नहीं कर सकते। हो सकता है कोर्ट के बाहर वो आपको दे दे, इट डजंट मैटर, लेकिन लॉ आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो वो यही कहता है
कि वैध रूप से वसूली योग्य मतलब जो कि 3 साल तक का है, यानी कि लीगली आप सिर्फ 3 साल तक का किराया वसूल कर सकते हो। जब आपने सूट लाए उससे पिछले 3 साल तक का वसूल कर सकते हो। अगर 10 साल से आपका ड्यू है तो 7 साल तक का किराया लॉ के जरिए मकान मालिक वसूल नहीं कर सकता, 3 साल तक का कर सकता है। तो फिर वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा कितना, जितना कि उस 3 साल के अंदर आता है उतना, उससे ज्यादा का वसूल नहीं करता। तो पहला ग्राउंड में उम्मीद करता हूं कि क्रिस्टल और क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलो आप तो क्लियर लिखोगे नहीं, तो मैं अपने से मान लूंगा कि वो क्लियर है। चलो बी खा, 16 ग्राउंड है, तसल्ली बनाए रखिएगा, डिटेल से पढ़िएगा। यह कि अविदारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को प्रतिफलार्थ, प्रतिफलार्थ का मतलब होता है फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसे के लिए, या अदरवाइज फ्री में विधि विरुद्धतया उपभाड़े पर दे दिया है, समनुदेशित कर दिया है, या अन्यथा उसका कब्जा छोड़ दिया है। सरल शब्दों में यह है कि अगर भूमि स्वामी की परमिशन के बिना आपने जो किराए पे लिया था उसको उप किराए पे उठा दिया, किसी और को किराए पे दे दिया, तो ये क्या है, विधि विरुद्धतया आपने उप किराए पे, उप भाड़े पे अगर मकान को उठा दिया तो ये भी आपके अगेंस्ट में निष्कासन का आधार है, ग्राउंड फॉर एविक्शन। ये एविक्शन का ग्राउंड है, आपको मकान से एविक्ट किया जा सकता है, निष्कासन का आधार है, मकान खाली करवाया जा सकता है। तो इसमें कुछ विशेष है नहीं है ना। या फिर अदरवाइज उसका कब्जा छोड़ दिया है। भाई आप घूम रहे हो, मकान खुला पड़ा है और 6 महीने से ये 6 महीने वाला ग्राउंड अलग से आएगा, हालांकि आप यूज ही नहीं कर रहे हो, है ना। अदरवाइज आपने उसका पोजीशन छोड़ दिया है, तो ये भी क्या है, ये भी निष्कासन का आधार होता है। क्लियर, 2 ग्राउंड क्लियर होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, नहीं है तो आप मुझसे आगे बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूं, बता देना अगर क्लियर दिखे तो। ठीक है, मानवी, अभी कौन था, मानवी, हाँ मानवी बताओ, क्लियर दिख रहा है? नहीं और जूम करूं, और जूम कर देते हैं। इससे ज्यादा होगा नहीं आई थिंक। ठीक है, चलो ठीक है, इसको भग रहा है, इसको रहने ही देते हैं। ज्यादा जूम कर रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है, चलो बताओ दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल, दिख रहा है क्या, अवधेश दिख रहा है क्या? तो मैं मान लेता हूं कि दिख रहा है। चलो सी, तो तीसरा वाला ग्राउंड है ग, यह के अबेदारी या उसके साथ निवास करने वाले किसी व्यक्ति ने न्यूसेंस पैदा कर दी है। क्या कर दी है, न्यूसेंस। अब न्यूसेंस क्या होता है सर, पहले तो ये बता दो, न्यूसेंस क्या होता है? भाई रात को 12 बजे आप जो है बढ़िया तेज आवाज में म्यूजिक चला रहे हो, ये क्या है, ये न्यूसेंस है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आप घर में मकान में कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि आसपास के लोगों को परेशानी देता है, आसपास के लोगों को परेशान करता है। आप रात को बैठ के दोस्तों के साथ चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो, बगल वाला पड़ोसी सो नहीं पा रहा है, म्यूजिक चला रहे हो, लाउड म्यूजिक चला रहे हो, है ना, आपके घर में आना जाना ठीक नहीं है, किसी भी तरीके का आपने कोई ऐसा जानवर घर पे पालतू रख लिया जो अगल बगल आसपास के लोगों को जीना मुश्किल कर रहा है, कोई भी टाइप का न्यूसेंस हो सकता है। और डिटेल में अगर आप न्यूसेंस चाहते हैं पढ़ना तो आप आईपीसी में जाएंगे, और आईपीसी में आपको धारा 268 सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी में आपको न्यूसेंस की डेफिनेशन मिल जाएगी, डिटेल में आप न्यूसेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो क्या कहता है, यह कि अबेदारी या उसके साथ निवास करने वाले किसी, या तो किराएदार ने या उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई न्यूसेंस पैदा कर दी है, या कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत है, इस प्रयोजन से असंगत है,
जिसके के लिए उसे वह स्थान अविधति पर दिया गया था, जिससे भूस्वामी के उसमें के हित पर प्रतिकूलता तथा सारता प्रभाव पड़ना संभाव्य है। आपने बोला था कि सर मैं यहाँ पे जो है एक कपड़ों की दुकान खोलूंगा, तो कपड़े की दुकान में कोई गंदगी नहीं होती है, अंदर ही रहता है सिस्टम। आपने तो वहां पे क्या कर दिया, चाट भंडार खोल दिया। क्या खोल दिया? चाट भंडार खोल दिया। अब चाट भंडार और कपड़े में डिफरेंस है कि नहीं है? भाई बाहर लोग वहां गंदगी फैलाएंगे, खाएंगे, दोने पत्तल फेंक के जाएंगे, है ना? तो कहता है या तो आपने जिस पर्पज के लिए मकान दिया था उस प्रयोजन से असंगत काम किया है, और उससे आपने जो काम किया है भूस्वामी के हितों पर प्रतिकूलता तसारता प्रभाव पड़ना संभाव्य है। उसके इफेक्ट, उसके जो इंटरेस्ट है एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं, उसके जो इंटरेस्ट है एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने न्यूसेंस पैदा की है, प्रयोजन से संगत कोई काम किया है, तब भी आपके अगेंस्ट में निष्कासन का आधार है और मकान मालिक आपसे मकान को खाली करवा सकता है। क्लियर? परंतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है प्री में, परंतु किसी अविदारी द्वारा उस स्थान के एक भाग का अपने कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाना उस प्रयोजन से असंगत कार्य नहीं समझा जाएगा जिसके लिए वह स्थान भाड़े पर दिया गया था। भाई उसने कार्यालय के रूप में, ऑफिस के रूप में, भाई 3 BHK मकान लिया है मैंने किराए पे, ठीक है, 3 लोग हम मेंबर हैं घर के, तो एक एक रूम सबको अगर मिल गया तब भी मेरा बाहर वाला हॉल खाली है, तो आगे वाले हॉल में मैंने अपना, मैं एडवोकेट हूं फॉर एग्जांपल, तो अपना मैंने ऑफिस बना लिया, तो वो कोई ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने प्रयोजन से असंगत काम किया है, वो अलाउ है, वो निष्कासन का आधार नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब मैं डी पे जाने से पहले एक कहीं और ले जाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको छोड़ नहीं सकते, वो है डिनाइल ऑफ टाइटल। क्या है? डिनाइल ऑफ टाइटल, हक से प्रत्याख्यान। वो क्या होता है? तो ये डिनाइल ऑफ टाइटल वर्ड में बोल रहा हूं, ये प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में भी कई बार आया है। ये होता क्या है? ये डिनाइल ऑफ टाइटल होता क्या है? ये डिनाइल ऑफ टाइटल असल में ये जो वर्ड आ रहा है ना, जिससे प्रयोजन से असंगत कार्य है जिससे भूस्वामी के हित पर प्रतिकूलता प्रभाव पड़ता है, ठीक है, भूस्वामी के इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट करता है, ऐसा कोई काम किया। सर अभी भी कोर्स परचेज कर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ये संतोष जी आप, अच्छा आप वही हैं क्या जो अभी मेरी बात हुई थी संतोष जी, या ये दूसरे हैं संतोष? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं संतोष जी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, डिनाइल ऑफ टाइटल, क्या? डिनाइल ऑफ टाइटल, हक से प्रत्याख्यान। अब इसमें क्या होता है, अब ये अगर डिनाइल ऑफ टाइटल करते हो तो ये भी निष्कासन का आधार होता है, एविक्शन का ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड पे भी मकान मालिक जो है किराएदार को मकान खाली करवा सकता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है? तो डिनाइल ऑफ टाइटल में क्या होता है कि भाई जो किराएदार है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब मकान मालिक किराया लेने गया किराएदार के पास, तो वो कहता है कि भाई ऐसा है कि तुम तो मालिक हो ही नहीं, तो मैं तुमको किराया दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि इसका मालिक या तो मैं हूं या फिर कोई थर्ड पर्सन है। इसके भी 2 डायमेंशन है, ध्यान से समझना। डिनाइल ऑफ टाइटल एविक्शन का ग्राउंड तब ही बनेगा जब या तो वो ये कहता है कि आप स्वामी नहीं हो, मैं हूं स्वामी, या कोई थर्ड पर्सन है, तब ये निष्कासन का आधार है। अगर आपने उसके स्वामित्व को मना किया है, आप उसके हक को मानने से इंकार करते हो, तो ये भी निष्कासन का आधार होता है। क्लियर है? लेकिन इसका दूसरा डायमेंशन भी समझना, इसका दूसरा डायमेंशन समझो आप। दूसरा डायमेंशन क्या है इसका, डिनाइल ऑफ टाइटल का? वो ये कहता है कि मान लीजिए, समझिए यहां दिख रहा होगा आपको, पहले किराएदार ए था, अब किराएदार बी हो, सॉरी पहले मकान मालिक जो था ए था, जो ओनर था उस घर का ए था, अब ए ने अपना मकान बी को 10 लाख रुपए में बेच दिया, जितने में भी बेचा आई डोंट केयर, हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है ए ने बी को मकान बेच दिया, और उस मकान में सी ऑलरेडी किराए से रह रहा था, उस मकान में सी ऑलरेडी किराए से रह रहा था।
तो भाई जो है ए ने बी को बेचा, अब बी जो है अगले महीने सी के पास पहुंचा कि भाई लाओ एक काम करो किराया दो हमको। क्या बोला? किराया दो। तो ये किराया, ये सी इससे बोलता है कि भाई ऐसा है, गुड फेथ में बोलता है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, उसका मकान पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, अपना मालिकाना हक भी नहीं बता रहा, वो ये तो स्वीकार कर रहा है कि भाई मैं इस मकान में किराएदार हूं, लेकिन गुड फेथ में ये कहता है कि भाई मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि अब इस मकान के स्वामी आप हो गए हैं। यदि आप इस मकान के स्वामी हो गए तो बस मुझे इतना बता दो कि आप वास्तव में स्वामी हैं। ऐसा कोई टाइटल, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड, कुछ भी ऐसा दिखा दो जिससे ये मैं मान पाऊं कि आप ही स्वामी। तो यहां पर डिनाइल ऑफ टाइटल नहीं माना जाएगा और उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा। ठीक है, निष्कासन का आधार नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर है? डिनाइल ऑफ टाइटल। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सर मुझे समझ में तो आ जाएगा ऑनलाइन। अब ये तो आप डिसाइड करो ना, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, यूट्यूब पे पुराने वीडियो देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप डिसाइड करो। बिल्कुल आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? अभी नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल आएगा समझ में। ठीक है, बाकी आप डिटेल में जो नंबर है वहाँ पे आप डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन अगर दोनों हमारे पास अवेलेबल है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऑनलाइन में उतना मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो ऑफलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है ना, दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सही लगे। ठीक है, चलो। हाँ अवधेश, क्लियर, वेरी गुड। ऐसे लिखते रहा करो बीच बीच में, तो थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल जाती है। चलो 3 ग्राउंड हो गए। डी, चौथे ग्राउंड पे आ जाइए। यह कि युक्तियुक्त हेतु के बिना वह स्थान उसके कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद के फाइल किए जाने की तारीख के अव्यवहित पूर्व 6 मास की कालावधि की लगातार कालावधि तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भाड़े पर दिया गया था, किसके लिए? उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए भाड़े पर दिया गया था, उपयोग में नहीं लाया गया है। क्या कहता है ये कि भाई जिस पर्पज के लिए उठाया गया था किराए पे, उस पर्पज के लिए कब? कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जब आपने सूट फाइल किया, वाद लाए उसके जस्ट बिफोर, इमीडिएटली जस्ट बिफोर 6 मंथ। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यू जस्ट बिफोर 6 महीने तक आपने क्या किया है, उसको जिस पर्पज के लिए आपने भाड़े पर लिया था उसके लिए आपने उसको उपयोग ही नहीं कर रहे हो, उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी ये भी आपके अगेंस्ट में निष्कासन का आधार होता है, एविक्शन का ग्राउंड होता है। क्लियर है? ये तो बहुत इजी है, 6 महीने याद रखना है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है बेहद, मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यूज का बनेगा, 6 महीने पूछ लेंगे। क्लियर? तो 4 ग्राउंड आपके क्लियर हैं 16 में से। 5वें ग्राउंड पे आता हूं मैं। ई, यह कि निवास के प्रयोजनों के लिए, पहली चीज तो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी जब डेफिनेशन क्लॉज समझाया था, एकोमोडेशन की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है स्थान 2 प्रयोजनों के लिए उठाया जाता है, नैवासिक और अनैवासिक, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। तो ये वाला क्लॉज डील करता है नैवासिक प्रयोजनों के लिए, इट मींस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, भाड़े पर दिए गए स्थान की भूस्वामी को अपने स्वयं के लिए, किसके लिए? खुद के लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए। धारा 2 की ई में, ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कुटुंब की डेफिनेशन, परिवार की, कुटुंब की, फैमिली की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें कौन कौन शामिल है। तो जो जो लिस्ट थी उस लिस्ट में से किसी भी पर्सन के लिए या खुद के लिए, यदि वह उसका स्वामी है तो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके के फायदे के लिए वह स्थान आपने धारित कर रखा है, जिसके फायदे के लिए आपने वो मकान ले रखा है। निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता है, ये है इसका की पॉइंट। जब भी आप इस ग्राउंड पे सूट लेके आते हैं तो आपको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, वास्तविक आवश्यकता मतलब बोनाफाइड रिक्वायरमेंट प्रूव करनी पड़ती है, और यह कि संबंधित शहर या नगर में ऐसे भूस्वामी या ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में अपना स्वयं का युक्तियुक्त रूप से कोई अन्य निवास स्थान नहीं है। 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली कि आपको उस मकान की, ये सिर्फ घर के लिए, दुकान के लिए नहीं, समझिए, सिर्फ नैवासिक प्रयोजनों के लिए स्थान यूज होता है, उसके लिए है, उसको खुद के लिए
या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए उसकी वास्तविक आवश्यकता है, पहली चीज वास्तव में उसको मकान चाहिए है रहने के लिए। और सेकंड आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसी शहर में, उसी शहर या नगर में, फॉर एग्जाम्पल आप इंदौर शहर में रहते हो तो इंदौर शहर में आपका दूसरा मकान आपके अधिभोग में, आपकी ओनरशिप में, आपकी ऑक्यूपेंसी में, या उस पर्सन के लिए जिसके लिए आप खाली करवाना चाहते हो उसकी ऑक्यूपेंसी में अपना स्वयं का युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान नहीं है। यानी कि इंदौर शहर में आपके पास दूसरा कोई मकान नहीं है, पहली चीज। और एक लाइन, एक वर्ड और है कि युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त नहीं है। हो सकता है आपके पास दूसरा मकान तो हो लेकिन युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त ना हो, ठीक है, इतनी दूरी पर हो कि आपके लिए वो उपयुक्त ना हो, तब भी आप जो है इस ग्राउंड पे एविक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है? इस ग्राउंड पे भी आप एविक्शन करवा सकते हैं। क्यों भाग रहा है भाई, रुक जा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड है अपना ई हो गया। अब एफ वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला एफ। ठीक है, ये क्या कहता है? अनिवासिक प्रयोजनों के लिए। ये आपका बात करता है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। किसके लिए? अनिवासिक। अनिवासिक मतलब जो आपकी दुकान है, जो व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए आप उपयोग करते हो, उसकी बात करता है। ठीक है, तो यह कि अनिवासिक प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान की भूस्वामी को अपना या अपने वयस्क पुत्रों में से, माइनर के लिए नहीं, 18 साल से कम के बच्चे के लिए ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, वयस्क पुत्रों में से किसी वयस्क पुत्र या अपनी अविवाहित पुत्री, यानी कि विवाहित पुत्री अगर आएगी तो ये भी उसके लिए खाली नहीं करवा सकता। सिर्फ अविवाहित अनमैरिड डॉटर्स के लिए में से किसी अविवाहित पुत्री का, यदि वह उसका स्वामी हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके का फायदे के लिए वह स्थान धारित है, कोई ये काय के लिए, कोई कारोबार चालू रखने, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाह रहे हो आप, या प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, मतलब कंटिन्यू पहले से है वो कंटिन्यू रखना चाह रहे हो, या प्रारंभ करना चाहते हो के प्रयोजनों के लिए वास्तविक आवश्यकता है। ये वास्तविक आवश्यकता इन दोनों में, इसमें ही प्रूव करनी पड़ेगी आपको। और यह कि संबंधित शहर में या नगर में ऐसे भूस्वामी, ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में अपना स्वयं का युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान नहीं है। इसमें वही प्रूव करना है। इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? इसमें यही प्रूव करना है कि भाई आपको जो अनावश्यक प्रयोजनों का स्थान भाड़े पर दिया गया था, किराए पे दिया गया था, उस स्थान की आपको वास्तविक आवश्यकता है। किसके लिए? खुद के लिए, वयस्क पुत्र के लिए, अविवाहित पुत्री के पुत्रियों के लिए, इनमें से किसी के लिए भी आवश्यकता है। और आपके, और किसके लिए? कोई कारोबार या तो आप चालू रखना चाह रहे हैं, पहले से है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपका खानदानी कोई बिजनेस है, व्यापार है, या प्रारंभ नया बिजनेस कोई खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जरूरत है। और उसी शहर या नगर में आपके पास युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त, रीजनेबल, और कोई भी मकान स्थान ऐसा अवेलेबल नहीं है, कोई दुकान अवेलेबल नहीं है जिसमें आप अपना बिजनेस रन कर पाओ। ठीक है, तो ये भी एविक्शन का ग्राउंड है, ये भी आप यहां पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ई और एफ क्लियर? ठीक है, वास्तविक आवश्यकता और अन्य शहर में कोई दूसरा मकान ना होना, दो रिक्वायरमेंट आपको प्रूव करनी पड़ती है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे कैसे घुमा देंगे, इसमें आपसे दे देंगे कि भाई जो है माइनर पुत्र दे देंगे, है ना, अवयस्क दे देंगे। वयस्क ये क्या दे? अवयस्क। तो क्या भाई अवयस्क के लिए खाली करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। दूसरी फिर दे देंगे, क्या विवाहित पुत्री के लिए 12(1) के ग्राउंड पे, एफ के ग्राउंड पे खाली करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियर मेंशन है, वयस्क पुत्र हो या अवैध पुत्री हो, उनके लिए ही, उनके ही व्यापार बिजनेस के लिए खाली करवा सकता है, अदरवाइज नहीं। और आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको सिर्फ इसलिए खाली करवाना चाहते हैं कि अभी वो 10,000 रुपये पर मंथ पे किराए पर उठाए, अब उसको 20,000 रुपये, 15,000 रुपये मतलब किराया बढ़ाने के, या किसी दूसरे को देना चाहते हैं। अगर ऐसा इंटेंशन आपका शो होता है तो कोर्ट खाली
नहीं करवाएगा। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसके जो 16 ग्राउंड हैं, 16 ग्राउंड में से आज हमने 6 ग्राउंड इसके पढ़ लिए हैं, बाकी के 10 ग्राउंड विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके ओके ठीक है। देखो पीडीएफ के लिए जो अभी क्वेश्चन आपने पूछा था, तो ये पूरा बेरेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी ब्रेक में नहीं दे रहे हैं, पूरी एक पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आप उसकी पूरी ले सकते हैं। बाकी बेरेक्ट है, ये पूरा बेरेक्ट है, ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। मतलब पीडीएफ आप लेना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन बेरेक्ट तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो वही चीज है, नया तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी आप चाहें तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।